नमस्कार, मैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी, सहायक आचार्य बीएड विभाग साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़। आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। आज हम आप लोग रिसर्च मेथडोलॉजी अनुसंधान पद्धति विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण साक्षात्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि यह भी प्रश्नावली की भांति एक बहुत ही लोकप्रिय पॉपुलर जो है पसंद किया जाने वाला शोधार्थियों द्वारा टूल्स है, जिसे शोधार्थी के साथ साथ नौकरी पेशा संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कुछ योग्यताओं का परीक्षण साक्षात्कार के माध्यम से करने की प्रथा परंपरा है। निश्चित ही यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, शोध यंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। साक्षात्कार की विशेषताएं, साक्षात्कार के उद्देश्य, साक्षात्कार में निहित गुण, साक्षात्कार के दोष, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा होनी है। तो अब विलंब ना करते हुए ये समझने का प्रयास किया जाए कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। साक्षात्कार अनुसंधान सामग्री संकलन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे प्रचलित लोकप्रिय प्रविधि है। इस प्रणाली में आपसी बातचीत एवं आमने सामने के संबंध के आधार पर मनुष्य की भावनाओं, मनोवृत्तियों, मूल्यों आदि के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगर इस पैरा जो अभी हमने आपके सामने पढ़ा बताया, अगर इसके आलोक में बहुत ही सरल ढंग से साक्षात्कार के बारे में समझने का प्रयास किया जाए तो सबसे पहले साक्षात्कार के इंग्लिश वर्जन पर जाना होगा। आंग्ल भाषा में इसे इंटरव्यू कहा जाता है और इंटर और व्यू दो अलग अलग शब्द संरचना है और दोनों के युग्म से इंटरव्यू शब्द ड्राइव्ड होता है, बनता है, निकलता है, व्युत्पादित होता है। इंटर का मतलब होता है अंदर से, इंटरनली, और व्यू का मतलब है विचार, अर्थात किसी से जुड़ करके, किसी के सामने उपस्थित होकर के उसके विचारों को जानने की जो प्रक्रिया होती है उसे साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात का मतलब ये भी होता है डायरेक्ट रिलेशन, प्रत्यक्ष संबंध। इसमें साक्षात्कारकर्ता और जो विषयी होता है जिसका साक्षात्कार होना है, दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं, दोनों का प्रत्यक्ष संबंध होता है, साक्षात संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। और इस साक्षात या डायरेक्ट संबंध के प्रक्रिया स्वरूप वह विषयी के आंतरिक विचारों को संबंधित विषय के बारे में जानने का प्रयास करता है, यानी संबंधित विषय को लेकर के, संबंधित समस्या को लेकर के विषयी के क्या विचार हैं, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसका क्या इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आंतरिक रूप से, मुख्य रूप से क्या सोचता, क्या विचारता है, ये जानने के लिए जो प्रयोग करता है, जो साक्षात्कार करता है, जो शोधार्थी है, वो विषय से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। ये तो बात हो गई कि साक्षात्कार क्या है, इसकी मीनिंग को लेकर के। कुछ शोध विज्ञानियों ने साक्षात्कार प्रविधि को परिभाषित भी करने का प्रयास किया है और उनके द्वारा प्रतिपादित जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं का अध्ययन, अवलोकन और परीक्षण किया जाए तो साक्षात्कार के बारे में
एक बहुत ही वैज्ञानिक अभिकथन किया जा सकता है। साक्षात्कार प्रविधि को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, अभीष्ट तरीके से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। इसमें पहली परिभाषा है गुडे तथा हैट के अनुसार। कहीं कहीं गुड और हार्ट शब्द लिखा रहता है, तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, वो एक ही है। किताबों में चाहे आप इसको मिसप्रिंट कह दीजिए या तरीका कह दीजिए कि अलग अलग ढंग से लोग लिख देते हैं, तो कहीं कहीं गुडे तथा हार्ट, कहीं कहीं गुड तथा हार्ट ऐसे शब्द मिलेंगे, तो दोनों विचारक एक ही हैं। इन्होंने कहा कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। बहुत ही छोटी सी डिफिनेशन है, लेकिन गागर में सागर भरने जैसी स्थिति है। गुड तथा हार्ट ने कहा है कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यानी इसमें प्रत्यक्ष रूप से विषयी और शोधार्थी का आमने सामने होना आवश्यक है। दोनों परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से मूलभूत समस्या के बारे में या विषय के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं, अनुसंधान सामग्री संचित की जाती है। अगली परिभाषा है डॉक्टर पीवी यंग के अनुसार या प्रोफेसर पीवी यंग के अनुसार, जो भी आप समझें। इन्होंने लिखा है साक्षात्कार को एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में माना जाता है या माना जा सकता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है, जो उसके लिए तुलनात्मक रूप में अपरिचित है। कमोवेश वही ऊपर जो हमने आपको बताया, उन्हीं सब तथ्यों को शब्दों का हेर फेर करते हुए डॉक्टर पीवी यंग ने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने इसे एक व्यवस्थित पद्धति माना है, एक वैज्ञानिक पद्धति माना है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतः संबंधित होकर के उसके विचारों को जांचने, परखने और अभिलेखन का कार्य करता है, जिसका आगे विश्लेषण, व्याख्या, संचयीकरण करके एक शोध निष्कर्ष या निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। अगली परिभाषा है एम.एन. बसु के अनुसार। ये इंडियन राइटर हैं, भारतीय शोध विज्ञानी हैं। इन्होंने साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक साक्षात्कार की कुछ बातों को व्यक्तियों के आमने सामने के मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संक्षेप में अगर समझा जाए इनकी परिभाषा को, तो साक्षात्कार का मतलब होता है कि आमने सामने बातचीत के माध्यम से सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का, डाटा का कलेक्शन करना। इस प्रकार अगर इन परिभाषाओं को जो है सारांशित किया जाए, सारांश रूप में अगर इन परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया जाए, मूलार्थ, इन परिभाषाओं के मूल निहितार्थ को परखने, परीक्षण करने का प्रयास किया जाए, तो कहा जा सकता है कि साक्षात्कार एक ऐसी शोध प्रविधि है या शोध आंकड़ों के संचयन की एक ऐसी प्रविधि है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर उसके आंतरिक विचारों को जानता है, उसका अभिलेखन करता है, संचयन करता है, वर्गीकरण करता है, जिससे कि शोध कार्य हेतु उपयुक्त आंकड़ों का कलेक्शन किया जा सके, संग्रहण किया जा सके। ये तो बात हो गई साक्षात्कार क्या है। अब इस प्रकरण के अंतर्गत जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है साक्षात्कार की विशेषताएं। वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनको अगर जान लिया जाए तो साक्षात्कार के स्वरूप के बारे में जाना और समझा जा सकता है। ये विशेषताएं वास्तव में साक्षात्कार के नेचर या स्वरूप को व्यक्त करती हैं कि जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का क्या नेचर है। तो इसमें पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। साक्षात्कार में हमेशा दो पक्ष होना अनिवार्य है। एक पक्ष विषयी होता है जिसका साक्षात्कार होना है, और दूसरा पक्ष प्रयोगकर्ता होता है जो साक्षात्कार लेने वाला होता है। अब
2 से अधिक साक्षात्कारकर्ता हो सकते हैं और 2 से अधिक साक्षात्कार देने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूनतम इकाई है वो कम से कम 2 की अवश्य होनी चाहिए, यानी एक पूछने वाला और एक बताने वाला अनिवार्य रूप से होता है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है आमने सामने का संबंध, जो विषयी और प्रयोगकर्ता के मध्य या प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता के मध्य जो रिलेशन होता है वह डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, आमने सामने का होता है। यह बहुत ही अनिवार्य शर्त है। अगली विशेषता है विशिष्ट विषय। जो भी साक्षात्कार आयोजित होता है, प्रायोजित होता है, लिया या किया जाता है, वो किसी विशिष्ट विषय को केंद्रित करके ही किया जाता है। सामान्य विषयों पे साक्षात्कार आयोजित करना बड़ा कठिन होता है या उसे अच्छा नहीं माना जाता। कुछ ऐसे केंद्रित विषय होते हैं, ऐसी कुछ केंद्रीय विषय वस्तु होती है जिसको ध्यान में रख करके ही साक्षात्कार आयोजित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साक्षात्कार के लिए विशिष्ट विषय का होना जरूरी है। अगला है सामग्री संकलन। साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया जा सकता है, तथ्यों का संकलन किया जा सकता है, शोध सामग्री का संकलन किया जा सकता है। अब इस महत्वपूर्ण प्रकरण के अंतर्गत अध्ययन हेतु जो अगला बिंदु है वह है साक्षात्कार का उद्देश्य, कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके साक्षात्कार किया जाना चाहिए। उद्देश्य हमेशा चाहिए के अर्थ में होता है कि क्या होना चाहिए। तो इसमें पहला है व्यक्तिगत सूचनाएं। साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं अवश्य अर्जित होनी चाहिए। अर्थात इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि साक्षात्कार व्यक्तिगत सूचनाओं को अर्जित करता है या व्यक्तिगत सूचनाओं का अर्जन करना साक्षात्कार का उद्देश्य है। दूसरा है प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना। इसके बारे में अभी हमने आपको बताया ही है। फिर है अवलोकन संभव। इसमें जो है प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोज्य का और प्रयोज्य द्वारा प्रयोगकर्ता का प्रत्यक्ष अवलोकन ऑब्जर्वेशन संभव होता है। इसका एक लाभ भी है, आगे चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्ष अवलोकन से जो प्रश्न के उपरांत विषयी के शरीर, उसके हाव भाव में जो परिवर्तन आता है उसको रीड करके या उसकी रीडिंग बहुत मायने रखती है। और जो उसकी फेस रीडिंग होती है प्रयोज्य या विषयी की, उसकी फेस रीडिंग की जो वैल्यू साक्षात्कार में है वो बहुत ही अधिक है। अगर हम साक्षात्कार आयोजित कर रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसमें उस समय फेस वैल्यू का बड़ा रोल हो जाता है। और फेस वैल्यू चेहरे का मूल्य जो होता है वो प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा ही आंका जा सकता है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्टली नहीं। अगला है नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण करना। साक्षात्कार के माध्यम से नई नई सूचनाएं अर्जित होती हैं। उन नई नई सूचनाओं के द्वारा नवीन परिकल्पनाएं सृजित करने में सहायता मिलती है। अगला है समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी। साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से समस्या से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं, एक ही समस्या में कई पहलू होते हैं और वो पहलू परस्पर आपस में जुड़े होते हैं, जिससे समस्या कुछ जटिल सी प्रतीत होती है। इसलिए साक्षात्कार या इंटरव्यू उन विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है, जिससे समस्या को समग्र रूप से समझने में आसानी होती है, सरलता होती है। तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रकरण के अंतर्गत जो अगला है महत्वपूर्ण बिंदु है वह है साक्षात्कार विधि के या इंटरव्यू विधि के गुण। यानी इंटरव्यू जो मेथड है उसमें कौन कौन से मेरिट, कौन कौन से गुण, कौन कौन से लाभ निहित हैं। तो इसमें पहला है व्यक्ति लिखने से विचार विमर्श अधिक पसंद करते हैं। लिखना लोगों को कम पसंद आता है, विचार विनिमय करना ज्यादा सरल माना जाता है। इस दृष्टि से भी साक्षात्कार जो है महत्वपूर्ण स्थान इसका हो जाता है। दूसरा है
साक्षात्कार द्वारा गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से हम जो है विषयी से गोपनीय सूचनाएं अर्जित कर सकते हैं। अगला है पूरक प्रश्नों द्वारा स्पष्टीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से समझ लिया जाए थोड़ा सा कि ये पूरक प्रश्न क्या होते हैं। एक तो मुख्य प्रश्न होता है, जब इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होता है और जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो रिसर्चर है, शोधार्थी है या अन्य कोई व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है, वो जब मुख्य प्रश्न पूछता है और मुख्य प्रश्न के माध्यम से जो उसको उत्तर मिलता है और उस उत्तर से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता, तब वह क्या करता है, छोटे छोटे सिंबॉलिक, संकेतात्मक रूप से पूरक प्रश्न पूछता है और उन पूरक प्रश्नों से वो उन जो है बताए गए उत्तर की संतुष्टि प्राप्त करता है। तो यह एक विशेष लाभ है इंटरव्यू मेथड में। जो साक्षात्कार की प्रविधि है उसका एक विशेष गुण या विशेष लाभ है। फिर अगला है विषय की गंभीरता तथा सूझ से परिचित। जो सामने विषयी है जिसका इंटरव्यू हो रहा है, वो विषय को लेकर के कितना गंभीर है या विषयगत नॉलेज उसको कितना अधिक है, इन सब बातों की जांच परख परीक्षण इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से सरलता से हो जाता है। फिर है विश्वसनीयता की जांच संभव व सरल। रिलायबिलिटी कितनी है उसके उत्तर की, इसकी जांच परख करना, इसको जांचना साक्षात्कार में आसान होता है, सरल होता है। फिर अगला है विषय को प्रेरित कर उत्तर प्राप्त करना संभव। कभी कभी क्या होता है कि लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में जब उनसे प्रश्न किया जाता है तो कहते हैं नो कमेंट, सॉरी सर, इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति उस उत्तरदाता को मोटिवेट करता है तो जिस प्रश्न के लिए उसने एक्सक्यूज किया है उन्हीं प्रश्नों का उत्तर वो सरलता से दे देता है। ये गुण बहुत मायने रखता है इंटरव्यू के लिए कि इंटरव्यू में जो विषयी है, विषयी को उत्तर देने के लिए उत्साहित, प्रेरित किया जा सकता है। अगला है अविकसित भाषा क्षमता वाले लोगों के लिए उत्तम। अब यहां अविकसित भाषा क्षमता, अब भाषा क्षमता अगर लिखित रूप से अविकसित है तब तो उनके लिए इंटरव्यू मायने रखता है। बट अगर जो ओरल ढंग से, जो मौखिक ढंग से भी अगर उनके अंदर अक्षमता है तो फिर तो दिक्कत है। यानी जिनको लिखने में, पढ़ने में दिक्कत है उनके लिए इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण जो है आंकड़ा संग्रहण की विधि हो सकती है। फिर है कम बुद्धिमान लोगों से भी सूचनाएं। जो व्यक्ति कम बुद्धिमान है, अल्प बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि हैं, उनके लिए भी, उनसे भी सूचनाएं साक्षात्कार के माध्यम से अर्जित की जा सकती हैं। और लास्ट है समय की बचत होती है। चूंकि प्रश्नावली से अगर इसकी तुलना की जाए तो प्रश्नावली को घर भेज दिया जाता है और जो उत्तरदाता होता है उसको तकिए के नीचे रख लेता है। फिर जब उसे समय मिलता है तब वह उत्तर देकर के प्रश्नकर्ता के पास उसको भेजता है। लेकिन इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इंटरव्यू में साक्षात संबंध होता है, आमने सामने का संबंध होता है, इसलिए समय की बचत होती है, समय बच जाता है। और सबको पता है कि एक रिसर्चर के लिए, एक शोधार्थी के लिए समय की कितनी बड़ी महिमा है, महत्ता है। अब ये तो गुण हो गए। अब आगे इस दोष पर चर्चा कर लिया जाए कि कुछ सीमाएं हैं, कुछ अवगुण हैं जो इंटरव्यू में देखने को मिलता है, साक्षात्कार विधि में देखने को मिलता है। इसमें है पहले मौखिक प्रत्यावेदन पर अधिक आश्रितता। इसमें जो रिपोर्टिंग होती है, जो उत्तर देने का तरीका होता है, ओरल होता है और कभी कभी बहुत सी बातें रिकॉर्ड नहीं होता पाती, बहुत सी बातों का अभिलेखन नहीं हो पाता, ये इसका अवगुण है। बोलने में विषयी को कठिनाई, कभी कभी जो प्रयोज्य या विषयी होता है जिसका साक्षात्कार हो रहा है वो बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता है, सही से बोल नहीं पाता, सही से शब्दों का चयन नहीं कर पाता, ऐसे में उसे समस्या होती है उत्तर देने में। अगला है विषयी द्वारा जानबूझकर सूचनाएं छिपाई जा सकती हैं। कभी कभी विषयी जो है साक्षात्कार में जानबूझ करके ही सूचनाओं को छिपा लेता है, सॉरी, नो कमेंट जैसे वक्तव्य दे करके, कथन करके वो आगे बढ़ जाता है। फिर अगला है विषयी का आत्मनिष्ठ
दृष्टिकोण, जो विषयी होता है, जिसको उत्तर देना होता है, अगर उसका दृष्टिकोण बहुत ही आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो अपने हिसाब से बना बना करके उत्तर देगा और जो भी उसको अच्छा लगेगा वही उत्तर देगा, जबकि जो उत्तर होना चाहिए उस उत्तर पर वो जाने का प्रयास नहीं करेगा। अर्थात विषयनिष्ठ होने की वजह से जो उसके उत्तर होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता का लोप हो जाता है, ये भी एक अवगुण है। अब आगे बढ़ते हैं। तात्कालिक स्मृति पर आधारित साक्षात्कार जो होता है वो तात्कालिक स्मृति पर आधारित होता है, तुरंत तत्काल, आगे पीछे क्या हुआ उसका बहुत मतलब नहीं होता है। यह भी इसको एक अवगुण के रूप में देखा जाता है, यानी करेंट मेमोरी पर डिपेंड होना जो है एक अवगुण माना जाता है इंटरव्यू के लिए। फिर है साक्षात्कारकर्ता की अभिवृत्ति उत्तर देने में बाधा डालती है। जो प्रश्नकर्ता होता है, साक्षात्कार लेने वाला होता है, उसकी अभिवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति जो है वो क्या करती है, बाधा डालती है, डिस्टरबेंस उत्पन्न करती है, वो चीजों को अपने अकॉर्डिंग घुमाने का प्रयास बार बार करता है। इससे विषय या प्रयोज्य को दिक्कतें आती हैं। और इसमें लास्ट है साक्षात्कार सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, यानी साक्षात्कार लेना एक कला है और इस कला में सभी व्यक्ति पारंगत नहीं होते। अर्थात साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञता बहुत जरूरी होती है, इसको भी एक अवगुण के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने शोध यंत्र के रूप में साक्षात्कार का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत पढ़ा कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार के उद्देश्य, विशेषताएं, गुण, अवगुण, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। आशा नहीं विश्वास है कि चीजें विचार आपके समझ में आए होंगे और इस प्रकरण से उठने वाले प्रश्नों को अब पहले की तुलना में आप ज्यादा सहज ढंग से सरल कर पाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े।